मालकिन उम्रे पर गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर इसके सारे काम करता। रात होती तो इसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गई कि मालकिन की बेटी इस रात मेरे साथ मिलके मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती हैं, कर्मो मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ किसी और मुलाजिम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से कर्मो नहीं कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के लिए मुलाजिमत पर था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख कर्मो, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़ जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना इसे नींद में चलने की आदत है। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना इसे नींद में चलने की आदत है। इस बात पर मैं सर हिलाने लग गया कि जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में हिना 14 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ और लाडली। मालकिन की एकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक बुट्टे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की तो मैं दंग से रह गया था। वो कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को मेरी हिना के कमरे में साथ ही सोगी। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें। ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, कर्मो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम्हें हिना के कमरे में ही रहोगे और वही सोएगी। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी जमीनें थी जहां से इनको पैसा आता था। घर इनका बेहतरीन चल रहा था और ये एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाड़ों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मालिक हयात थे। उन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बना रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे वो। मालकिन से मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि इनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो मालकिन ने मालिक को याद कर करके बेतहाशा रोया था, लेकिन फिर इनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन की दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया था। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। तमाम मुलाजमीन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मैं मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और बाएतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इसलिए मालकिन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रा करना जाना चाहती हैं। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर्स थे और इसीलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और इनके ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था। लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी घर पर देख लूं। मैं परसुकून का सांस खींच के लिए और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने रखे शीशे के सेंट्रल टेबल पर रख दिए। रिमोट हाथ में पकड़ा और एलईडी पर चैनल बदलने लगा।
अभी मैं सोच ही रहा था कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से लुत्फ अंदोज हुआ भी नहीं था जब कमरे का दरवाजा खुला और हिना लॉन्च में आई। जब इसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, कर्मों के बच्चे, तुम्हारी शिकायत अम्मी के आते ही इन्हें लगाऊंगी। कैसे इनके खीम के टेबल पर तुम पाँव पसार कर बैठे थे? ये सुनना था कि मैं तो हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, खुदा के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैं फौरन से टीवी बंद किया, रिमोट साइड पे रख दिया, मेरे माथे पर तेवरी चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है तो इसका मतलब न समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूंगी तुम अब वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी बीबी, क्यों नहीं, छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचपना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से सींच हो जाता था। वो मुझसे बाजार के कुछ 4 चक्कर लगा दी थी। कहती थी, जाओ, तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा मुलाजिम। मालकिन मुझसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो इनकी लाडली बेटी जो थी मुझे ही कहती, जाओ कर्मो, जो छोटी मालकिन कहती हैं वो कर दो। चाय का कप बावर्ची लेकर आया तो मुझे बाअदब खड़ा देकर तमस्कुराना हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने इसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा था। बावर्ची ने जो चाय का कप टेबल पर रखा, जो चाय मैंने पीनी थी वो बड़े मजे से पी रही थी। बहरहाल में पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो हिना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो कर्मो? अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोगे। ये सुना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं पर भी नींद नहीं आती। घर में मुलाजिम भी मौजूद है, आप इसे अपने साथ सुला लें। कहने लगी, अम्मी ने कहा था कि तुम सोगे, तुम मतलब तुम ही सोगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और खालिन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे सख्त बेचैनी से शुरू हो गई थी। हिना अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। इसने लाइट ऑफ कर दिया था। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी, चूंकि मैंने जुम्मा के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि इनकी बेटी के कमरे में अकेले रहो। इनको चाहिए था कि वो मुलाजिम को हिना के साथ सुला दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नजर मेरी बेड पर लेटी हिना पर पड़ी तो इसके चेहरे पर जाकर मेरी नजरें टिक से गई। वो सोते वक्त मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल नन्ही परी सी। एकदम ही मैंने अपनी नजरें बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर लिए और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। मुंह मैं अल्लाह का जिक्र करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था तो देखा कि हिना नींद में ही हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठा कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ हिना को अकेले मत भेजना, इसलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदम आई, कहाँ से, क्या हुआ क्या नहीं, ये हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। ये कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हिना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैंने जाता ड्राइवर भी हिना को स्कूल से नहीं जाएगा और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा घन चक्कर बना कि मेरे जहन से यह बात अक्सर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने बेनियाजी से फोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे हिना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, मैं जमीन का हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर इसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकाला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टियां हो गई हैं? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालकिन तो तुम्हें सब मुलाजिमों पर सरदार बनाकर गई है ना। ये तो तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे हिला कर रख दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे मुलाजिमिन तो सर पर चढ़ गए थे, वरना इनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल में फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा
और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना ही स्कूल में थी। यहाँ पर हिना मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, अम्मी को आने दो तो तुम्हारे कान न खिंचवाऊं तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था इसीलिए मैं चुपचाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजिमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खश्कियों में मसरूफ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं इन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना भुखला कर रह गया था। मैंने मुलाजिमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा कर मैं थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं बीच में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्च में कोई और भी मौजूद है, किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं उस वक्त उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइटिंग जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बैरूनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने देखा तो इसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन की दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लॉन्च में आकर लेट गया और ये सोचने लगा ये कौन शख्स था जो रात के पहर अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझी, मैं हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाजें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पे अपने हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर में खड़ा ये इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ इससे छुड़ाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ से अलग किया और दोबारा खालिन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोया था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया और इस रात वाकई ही मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं तो सोया था, सुबह मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आए तो हिना वहां भी कहीं नहीं थी। मैंने इसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया। मैंने तमाम मुलाजिमीन को शोर मचाकर जगा दिया। सभी इसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो यह हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरा रंग पिक हो चुका था। मालकिन ने मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजिमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर पर से गायब है। फिर मेरा ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था और भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात इनकी गोश गुजार कर दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, इसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि इसकी बीवी बच्चे कहने लगे। वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर वो मोहल्लों वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखकर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तो पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ इसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इस तरफ जाने लगा जहाँ इसके दोस्तों का घर था। पुलिस पार्क में पहुंची लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर ये कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी और ये देखकर मेरा तो खून खोल उठा। मैंने न आओ देखा न ताओ, इन तीनों की धुलाई शुरू कर दी।
इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन हिना को साथ लगाया और रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा, वैसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहे। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है, ना ही हिना की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।